जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इस ब्रह्मास्त्र चैनल पे स्वागत है। आज से हम लोग इस चैनल पे एक नया सीरीज बिहार दरोगा और बीपीएससी के लिए, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें समझ आधारित कई क्वेश्चन होते हैं जो समझ ना होने की वजह से हम उस क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। तो वैसे क्वेश्चन के लिए हम लोग एक नया सीरीज चालू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का ये पहला सीरीज है। इसमें हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान को एक समझ आधारित सीरीज बना रहे हैं, जिसमें हम समझाने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान क्या है, उसकी जो कठिन कठिन शब्द हैं, और संविधान के बारे में पूरा एकदम बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रस्तावना। प्रस्तावना को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं प्रस्तावना के बारे में। सबसे पहले प्रस्तावना अमेरिकी संविधान में लाया गया था, और उसके बाद दुनिया भर के कई देशों ने अपने अपने देश के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। इसमें से एक देश भारत भी था। भारत भी अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप ये भी बन जाता है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है। तो इसकी उत्पत्ति अमेरिका से हुई है। ये बात याद रखने योग्य है कि प्रस्तावना की उत्पत्ति अमेरिका में अमेरिकी संविधान से हुई है, लेकिन जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना है उसकी भाषा ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है। जो उत्पत्ति है वो तो अमेरिका संविधान में हुआ है, लेकिन जो भारतीय संविधान में है उसकी भाषा है वो ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो इस चीज़ को आप लोग क्लियर रखिएगा कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से अधिगृहित की गई है, लेकिन उसकी भाषा जो है ऑस्ट्रेलियाई संविधान से अधिगृहित की गई है। जहाँ तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात है, तो इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका निर्माण किया गया था और संविधान सभा में इसे पेश किया गया था, और संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था। इसमें जो मूल संविधान में प्रस्तावना था, अब वो अभी तक उसमें एक बार संशोधन हो चुका है, जिसमें मुख्य रूप से 42वां संविधान संशोधन, जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जिसे उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। उस समय जब संविधान संशोधन हुआ तो उस समय प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। ये शब्द बार बार पूछा जाता है, इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए, दिमाग पे बैठा लीजिए। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में। ये 3 शब्द बार बार पूछा जाता है कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये मूल संविधान में ये तीनों शब्द नहीं थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पे अगर नज़र डालें तो हमें उसमें मुख्यतः 4 तत्व दिखाई देते हैं। पहला, उससे पता चलता है हमें कि संविधान को अधिकार का क्षेत्र का पता चलता है, अधिकार का स्रोत का पता चलता है कि भारतीय संविधान को अधिकार किससे प्राप्त होता है। और दूसरा भारत की प्रकृति, भारतीय संविधान की प्रकृति का पता चलता है। और तीसरा, उससे संविधान के उद्देश्य की पता चलता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है। और चौथा, लागू होने की तिथि। तो 4 तत्व उसमें मुख्यतः दिखाई देते हैं। पहला, संविधान का अधिकार के स्रोत। दूसरा, संविधान की प्रकृति या राष्ट्र की प्रकृति। तीसरा, संविधान का उद्देश्य। और चौथा, संविधान को अपनाए जाने की तिथि। ये 4 तत्व उसमें मुख्यतः दिखाई देते हैं। पहले तत्व, संविधान की, हमारे देश की संविधान की शुरुआत होता है हम भारत के लोग से, जो ये बताता है कि इस संविधान को मुख्य रूप से अधिकार भारत के लोगों से प्राप्त होता है, क्योंकि इस संविधान के निर्माता भारत के लोग हैं। भारत के लोगों द्वारा इसे बनाया गया है। दूसरा, इसमें भारत की या संविधान की राष्ट्र की प्रकृति की पता चलती है। इससे पता चलता है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश होगा। यानी कि ये बताता है कि यहाँ पे समाजवाद होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक होगी, गणतांत्रिक हो, राज्य व्यवस्था वाला देश होगा। और इससे संविधान से तीसरी जो तत्व दिखाई देता है वो है उद्देश्य। ये बताता है कि
संविधान का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समता और व बंधुत्व होगा। चौथा, ये संविधान की लागू होने की तिथि बताता है कि संविधान को अपनाए जाने की तिथि बताता है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपनाया गया था, यानी आत्मर्पित की गई थी। तो इस तिथि का उसमें उल्लेख है। तो 4 मुख्य तत्व है, इसको याद कर लीजिए, या इसको समझ लीजिए। ये 3-4 चीज़ें, इस 4 तत्व इस प्रस्तावना के महत्वपूर्ण है। पहला, अधिकार के स्रोत। दूसरा, प्रकृति। और प्रकृति जो है, इसको ऑर्डर में याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको का ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है और ऑर्डर को इधर उधर करके सवाल इससे बन जाते हैं। तो इसलिए इसको ऑर्डर में याद रखना ज़रूरी है। और ये बातें हर पुस्तक में दी गई है, आप अपने पुस्तक से भी देख सकते हैं। लेकिन ये एपिसोड चलाने का मुख्य मकसद आपकी समझ को विकसित करना है। और संविधान, तीसरी बात, प्रस्तावना के उद्देश्य का पता चलता है। और चौथा, लागू होने की तिथि का पता चलता है। इससे संबंधित 3 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है जो महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना, मेमोराइज कर लेना। इससे संबंधित सवाल पूछ लिए जाते हैं। पहला है बेरुवाड़ी संघ मामला, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। पुनः केशवानंद भारतीवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि ये संविधान का हिस्सा है और इसको संविधान के अनुच्छेद 368 यानी संविधान संशोधन करने की जो संसद की शक्ति है उसके तहत इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त ये है कि इसकी मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं की जा सकती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और तीसरा, पुनः LIC ऑफ इंडिया मामला 1995 में भी इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा। तो ये 3 मामला प्रस्तावना से संबंधित है। ये 3 सुप्रीम कोर्ट के ये 3 मामला याद रखना जरूरी है। पहला बेरुवाड़ी संघ मामला 1960, दूसरा केशवानंद भारतीवाद 1973 और चौथा LIC ऑफ इंडिया 1995। अब इन तमाम बातों को समझने के बाद अब हमें ज़रूरत पड़ती है इन तमाम शब्दों को समझने का, क्योंकि इस शब्दों से संबंधित सवाल बहुत सारे बनते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, समाजवाद को कौन इलेबोरेट करता है, यानी कौन सही व्याख्या है, और 4 ऑप्शन दे देंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप समाजवाद को गहराई से समझें। इसलिए समाजवाद हो गया, इसके शब्द जैसे लोकतंत्र हो गया, गणतंत्र हो गया, इसको बेहतर से समझने के लिए हम लोग अगले एपिसोड में एक अगला वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम इन तमाम शब्दों की व्याख्या करके और बताएंगे कि समाजवाद का भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में इसका सही अर्थ क्या होता है, स्वतंत्रता का सही अर्थ क्या होता है, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है। तो अगले एपिसोड में हम ये तमाम बातें जानेंगे, और जो बातें बच गई है इस एपिसोड में उसको अब अगले एपिसोड में हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।